नमस्कार दोस्तों, उपन्यास के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। रघुवर प्रसाद ने सोचा, जब शुरू की दुनिया धीमे चलती थी तब हाथी दुनिया के साथ डगमग चलता था। अब भी हाथी पहले जैसा धीमे चल रहा था। दुनिया के साथ हाथी हो न हो, पर हाथी के साथ दुनिया अब भी वही थी। हाथी की इस दुनिया में रघुवर प्रसाद शामिल हो रहे थे। मार्च का शुरू का दिन था। तब भी अचानक पानी ऐसे गिर रहा था कि अगस्त का महीना लगने लगा। पानी की तेज बौछार से आम के बौर झर रहे थे। बौर की खुशबू में गीलापन था। खाली समय में रघुवर प्रसाद विभागाध्यक्ष से बात करना चाहते थे। अगर पानी बंद नहीं हुआ तो बरसते पानी में कैसे लौटा जाएगा। ऑटो के लिए भीगते खड़े रहना पड़ता। रघुवर प्रसाद के पास छत्ता बरसाती नहीं था। स्कूटर के पीछे छत्ता लेकर बैठने से छत्ता उलटकर टूट जाता। दूसरे का छत्ता लेकर स्कूटर पर जाना ठीक नहीं था। बरसाती पहनकर स्कूटर पर बैठा जा सकता था। हाथी पर भी छत्ता लगाकर बैठा जा सकता था। झालदार छत्ता हौदे से बंधा हुआ इसलिए होता कि धूप बरसात से बचत हो। सर, एक बात पूछूं? रघुवर प्रसाद ने कहा। विभागाध्यक्ष काम कर रहे थे। पर हाथी के बारे में नहीं, विभागाध्यक्ष ने कहा। जी हाँ, रघुवर प्रसाद ने कहा। वे चुप हो गए। गणित विभाग में 2 शिक्षक थे, रघुवर प्रसाद और विभागाध्यक्ष। महाविद्यालय को खुले तीसरा साल था। तीनों साल के कुल 48 विद्यार्थी थे। प्रथम वर्ष में 18 विद्यार्थी भर्ती हुए थे। तीसरे वर्ष की कक्षा में केवल 9 विद्यार्थी थे। सर, हाथी के बारे में तो नहीं पूछ रहे हो? जी, दूसरे जानवर के बारे में। पूछिए। विभागाध्यक्ष ने सोचा, हाथी के बदले जानवर के बारे में पूछने से मना करना था। हाथी उसमें अपने आप शामिल हो जाता। सर, कांजी हाउस में भालू रख सकते हैं? विभागाध्यक्ष को शक हुआ कि रघुवर प्रसाद को काले जानवरों से अधिक लगाव है, जैसे हाथी, भालू, भैंस इत्यादि इत्यादि। आवारा गाय गोरू को कांजी हाउस में रखते हैं। भालू को? भालू जंगल में रहता है। जंगल का भालू आवारा भालू नहीं होगा। गाय गोरू जिसको देखने सुनने वाला कोई नहीं, खरी फसल को चरने लगे, नुकसान करे तो उसको कांजी हाउस में बंद कर सकते हैं। जिसकी गाय होती है वो दंड देकर छुड़ा ले जाता है। जंगल से निकलकर भालू खेत में आ जाए तो भालू आवारा नहीं हो जाएगा। खेत में आएगा तो भी आवारा नहीं होगा। गांव में आ जाएगा तो भालू कहीं भी आ जाए जंगली ही रहेगा। आदमी लोगों को भालू नुकसान पहुंचाए और पकड़ में आ जाए तो कांजी हाउस में दे सकते हैं। अरे, कांजी हाउस में भालू को खिलाएंगे क्या? उसको दंड देकर कौन छुड़ाएगा? भालू को जंगल विभाग को दे सकते हैं कि वापस जंगल में छोड़ दो, या चिड़ियाघर में। जंगल विभाग भालू को दूर घने जंगल में छोड़ सकता है। सर, कांजी हाउस में गाय बैल को लेने कोई ना आए तो क्या करेंगे? नीलामी कर देंगे। भालू की नीलामी करें तो सर्कस वाले, भालू नचाने वाले खरीद सकते हैं। भालू को नचाने वाले कितने लोग मिलेंगे? 8-10 तो इकट्ठे हो जाएंगे। अच्छा, कल किसी एक को ढूंढ कर लाना। मुझको तो लगता है गिने चुने 2-4 लोग घूम घूम कर भालू नचाते फिरते हैं। 2-4 भी नहीं, एक होगा, वही सारी दुनिया में घूमता है। अपनी बस्ती में भालू नचाने वाला एक भी आदमी नहीं है। अगर होगा तो वह भालू के साथ रहता होगा। भालू पालतू जानवर नहीं है, जंगली जानवर है। पालतू जानवर की नीलामी करेंगे, जंगली जानवर को जंगल भेज देंगे। समझे? समझ गया सर। पर सर, गाय एक समय पालतू नहीं रही होगी, वह भी जंगली जानवर होगी। मनुष्य जब जंगली था, भालू भी धीरे धीरे पालतू हो जाता। नहीं, ऐसा नहीं है। भालू पालतू जानवर नहीं है सर, हाथी पालतू जानवर हो गया। रघुवर प्रसाद ने कहा। तुम छत्ता लाए हो? विभागाध्यक्ष ने पूछा। छत्ता किसी से मांग लूंगा, पैदल जाऊंगा। चपरासी से छत्ता मांग लेना, पैदल जाना। भीगते हुए चलना है तो मेरे साथ चलो, मैं भीगते जाऊंगा। मैं पैदल जाऊंगा। मन हुआ तो छत्ता लिए तेज चलूंगा, छत्ता लेकर दौड़ूंगा। पैदल दौड़ना? जी सर, पिताजी कहते हैं जब पानी गिरता है तो चोरों को चोरी करने में आसानी होती है। हाँ, मैं कुत्ते के बदले एक शेर पालने की बात सोच रहा हूँ। जब चोर आएगा तो वो भौंकेगा नहीं, दहाड़ेगा। प्राचार्य अपने स्कूटर में भीगते हुए चले गए। कुछ भीगते हुए विद्यार्थी साइकिल से, कुछ पैदल गए। विद्यार्थी साइकिल पर डबल सवारी भी गए। जो शिक्षक साइकिल में आते थे वे सब पानी रुकने का इंतजार किए बिना साइकिल से चले गए। विभागाध्यक्ष ने जाते समय रघुवर प्रसाद से पूछा, भीगते चलोगे? नहीं सर, मुझे छत्ता मिल गया है, पैदल जा रहा हूँ, रास्ते में टेम्पो मिल जाएगा। रास्ते में हाथी मिले तो छत्ता लगाकर हाथी पर मत बैठना रघुवर प्रसाद। क्यों सर? एक हाथ से तो छत्ता पकड़ोगे, संभल कर बैठते नहीं बनेगा। शायद सड़क के नीचे की हवा से हाथी के ऊपर की हवा तेज हो, छत्ता पलट जाए। छत्ता संभालने में खुद मत गिरना, छत्ता को गिर जाने देना। छत्ता मेरा नहीं है, किसी का भी छत्ता हो, झल्लाकर विभागाध्यक्ष ने कहा। जी हाँ,
रघुवर प्रसाद पैदल निकल पड़े। पानी कम हुआ था फिर भी तेज था। शहर की ओर से गांव की सवारी से लदा टेम्पो आकर चला गया। यही टेम्पो लौटेगा तब जाकर शायद जगह मिल जाए। टेम्पो नवा गांव तक जाता था। जोरा गांव से लगा महाविद्यालय था। इस गांव में दाऊ की लंबी चौड़ी देहरी थी जो महाविद्यालय को दान में दी गई थी। महाविद्यालय की दालान की दीवारों में बड़े बड़े आले बने थे। कमरे की भी दीवारों में आले थे। दालान में छानी को सहारा देने लाइन से पत्थर पर लकड़ी के खंभे थे। लकड़ी के खंभे, बल्ली, दरवाजे और खिड़की के पल्ले अलसी के तेल से चिपुड़े काले और चमकदार थे। जमाने से इनको अलसी का तेल लगाकर चमकाया जाता था। तेल के कारण इनमें धूल की परत जमती थी। यह परत इतनी कड़ी हो जाती थी कि लकड़ी का हिस्सा लगती थी। धूल की जमी परत प्राकृतिक बारीक नक्काशी लगती थी। दरवाजे में पीतल और लोहे के मोटे मोटे फुल्ली खीला लगे थे। साथ में लगे पीतल के फूल लोहे के खीलों की तरह काले पड़ गए थे। सभी दरवाजे नब्बेड़िया थे, भारी और मजबूत। बरामदे में दीवार के नीचे गेरू की डिजाइन की पट्टी बनी थी। प्राचार्य के दरवाजे के आजू बाजू की दीवार में नीले रंग के मोर बने थे। उसमें कहीं कहीं लाल रंग के छींटे थे। कार्यालय के कमरे के दरवाजे के पास गणेश जी बने थे। गणित विभाग के कमरे के अंदर एक पक्षी बना था। आश्चर्य था कि हाथी कहीं नहीं बना था। कक्षाओं के लिए अनेक कमरे खाली थे। एक खाली कमरे की दीवार में हाथ के 18 छप्पे बने थे। खिड़कियां छोटी थी। सलाखों की जगह बांस ठोक दिए गए थे। महाविद्यालय का फर्श गोबर से लिपा पुता था। 3 कक्षाओं में बेंचें रखी थी और एक एक टेबल। कुर्सी नहीं थी, कुर्सी की कमी थी। 11 कमरे थे। 3 कमरों में पढ़ाई होती थी। एक कमरे में प्राचार्य बैठते थे। महाविद्यालय के सामने एक मैदान था। वहाँ झंडा फहराने के लिए एक मोटी बल्ली गिड़ी थी। उसमें एक ऊंचा बांस बंधा था। बांस में झंडा फहराकर बल्ली में बांध दिया जाता था। महाविद्यालय से लगी हुई एक झोपड़ी में प्राथमिक शाला थी। माध्यमिक स्कूल गांव में नहीं था। इस गांव और पास के शहर के लिए यह एक अतिरिक्त महाविद्यालय था। शहर के अंदर भी एक महाविद्यालय था। वहाँ 125 लड़कों का जमघट था। प्राथमिक स्कूल के शिक्षक महाविद्यालय के शिक्षक का बहुत आदर करते थे। गांव वालों का कहना था कि महाविद्यालय के इतने कमरे खाली हैं, उसी में प्राथमिक स्कूल लग जाता तो ठीक था। आचार्य और कमेटी के लोगों को ऐतराज नहीं था, परंतु एक दिक्कत थी। स्कूल के बच्चों का हल्ला बहुत होता था। स्कूल के शिक्षकों का कहना था कि वे बिना हल्ला किए पढ़ाएंगे और पढ़ाते समय खिड़की दरवाजे बंद कर लेंगे। स्कूल के बच्चों को जब ये मालूम पड़ा कि महाविद्यालय के कमरे उनके हल्ले गुल्ले के कारण नहीं मिल पाएंगे, तो छोटे छोटे बच्चों ने हल्ला गुल्ला करना, चिल्लाना करीब करीब बंद कर दिया था। आपस में झगड़ा करते थे तो चुपचाप केवल शिक्षक के पढ़ाने का हल्ला होता था। बच्चे आपस में फुसफुसा कर बात करते थे। छोटे छोटे बच्चों के होठ में चुप रहने के इशारे के रूप में एक उंगली आदत की तरह रहती थी। शिक्षक नहीं होते तो लगता था कि कक्षा में कोई नहीं है, ऐसी शांति होती थी। परंतु जाकर देखने से मालूम होता था कि 40 लड़के लड़कियों में आधे से अधिक होठ में उंगली रखे चुप हैं और बाकी बिना उंगली रखे। बच्चे मुंह में उंगली रखे आते जाते दिखते थे। महाविद्यालय के सामने एक हैंडपंप था। बीच में पानी पीने की छुट्टियों में बच्चे और लड़के जरूर पानी पीते थे। गिलास में पानी पीने के लिए स्कूल और महाविद्यालय दोनों जगह घड़े और चंबू रखे थे। घड़े से निकालकर गिलास से पानी पीना प्राचार्य और शिक्षकों के लिए प्राथमिक स्कूल तक के बच्चों को अच्छा नहीं लगता था। महाविद्यालय के प्राचार्य पानी पीने हैंडपंप तक जाते थे। कभी कभी उनके साथ एक शिक्षक होता, क्लर्क होता या चपरासी होता जो हैंडपंप चलाता था। शाला के पीछे तालाब था। तालाब के किनारे पेशाब करने की आड़ बना दी गई थी। 8 लड़के एक साथ पेशाब करते थे। फिर भी इतनी आबादी नहीं बढ़ी थी कि पेशाब करने के लिए तालाब बनाया जाता। जब महाविद्यालय के प्राचार्य अकेले बाहर आते तो सब समझ जाते कि पानी नहीं, पेशाब करने निकले हैं। प्राचार्य जब उठकर खड़े होते तो कहते बाहर चला जाए, तो यहाँ बैठे शिक्षक भी उठ जाते कि पानी पीने जा रहे हैं। जब पेशाब करना होता तो प्राचार्य बतला देते पानी नहीं पीना है। तब ये अकेले जाते थे। तालाब को देखने से पता नहीं चलता था कि तालाब पहले बना था या दाऊ का बाड़ा। एक कच्चे तालाब की प्राचीनता पता लगाने का कोई तरीका नहीं था। तालाब के किनारे कोई मंदिर नहीं था। मंदिर की प्राचीनता से तालाब की प्राचीनता का अंदाजा होता, परंतु तालाब नया नहीं था। राहत कार्यों के बाद वह गहरा और बेडौल हो गया था। तालाब का पानी अनायास नहीं दिखता था। ऊंची मिट्टी की दीवार के अंदर पानी था। तालाब वही अच्छे लगते थे जिसकी ऊंचाई जमीन की सतह के बराबर होती थी। जमीन के समतल के बाद तालाब का समतल होता था। जमीन के समतल के बराबर पानी का समतल होता था।
जितनी पुरानी मिट्टी और जल था, तालाब उतना ही प्राचीन लगता था। यह इतना प्राकृतिक और प्राचीन लगता था कि वहाँ जमीन होते होते पानी हो गया, किनारे किनारे घास, फिर कमल की पत्तियाँ। यानी जितनी पुरानी घास वनस्पति और कमल प्राचीन, उतना ही पुराना तालाब। इस तालाब में कमल नहीं था, जबकि सड़क के ऊपर मिट्टी डालने के लिए सड़क के किनारे जो गड्ढे खोदे जाते थे, वह पहली बरसात में डबरे हो जाते थे। 2-1 साल बाद उसमें कमल की एक छोटी गोल पत्ती दिख जाती थी। 2-1 और बरसात के बाद एक छोटा सफ़ेद कमल खिल जाता था।